हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे ही थॉमस हार्डी की एक फेमस पोयम आफ्टरवर्ड, जहां पर पोएट इमेजिन कर रहा है कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिकॉज इस पूरे पोयम में पोएट को यही लग रहा है कि उसकी अचानक से मृत्यु हो जाएगी और मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस पूरे पोयम में अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग सिचुएशंस बताई गई है और हर एक सिचुएशन में पोएट इमेजिन कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके दोस्त, उसके नाइबर, उसके जो कलीग्स है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे बारे में, मेरे मतलब पोएट के बारे में क्या सोचेंगे। तो पोएट को पोएम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में समझते हैं कि थॉमस हार्डी है कौन, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई थी। सो मैं वन बाई वन आपको बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक पांडे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेमेस्टर 1 में आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, जिसके लिए मैं आपके लिए जितना भी कुछ हो सकता है, जितने भी आपके सिलेबस है, सब कुछ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आपको करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक कमेंट भी आप कर देना, ठीक है। सो अब एक बार हम लोग थॉमस हार्डी के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड का मतलब पता है क्या होता है? जब कोई चीज खत्म हो जाता है उसके बाद आफ्टरवर्ड, जैसे हम लोग मर जाते हैं ना, तो उसके बाद, ठीक है। तो आफ्टरवर्ड का मतलब यहाँ पे वही हुआ कि पर्टिकुलर चीज खत्म हो चुकी है, उसके बाद क्या है। ओके, थॉमस हार्डी के बारे में समझते हैं। ये इंग्लिश नोवेलिस्ट और पोएट थे। ये ना बहुत फेमस थे, मतलब नोवेल और पोएट्री दोनों के लिए काफ़ी फेमस, उपन्यास और कविताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1840 1840 में हुआ था, और जिनकी मृत्यु, इनका डेथ हुआ था 1928 1928 में, 1928 1928 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। ये जो इनकी ना, मतलब जो थॉमस हार्डी की जो लास्ट पोएम थी, फाइनल पोएम थी इनकी पोएट्री कलेक्शन की, जो इनकी कविताओं का जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन का लास्ट पोएम था आफ्टरवर्ल्ड। ओके, ही हार्डी रोट इन 1917 एट द एज ऑफ 77। इन्होंने जो पोएम लिखी थी आफ्टरवर्ल्ड, वो एट द एज ऑफ 77, काफी लास्ट, अपने जीवन के काफी लास्ट फेज में इन्होंने लिखा था। और वो ईयर क्या था? 1917, 1917 में इन्होंने ये वाली पोएम लिखी थी, ठीक है। असर्टन इफ ही वुड लाइव टू पब्लिश मोर वर्क, ऐसा लोग सोचते, ऐसा लोगों का कहना कि अगर ये जिंदा होते तो और भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत पोयम हमें लिख करके देते, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कब लिखा था? 17 एट द एज ऑफ 77 में लिखा था, और 1917 में ये पब्लिश की गई थी, ठीक है। पोएम का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 5 स्टैंजा, 5 पैराग्राफ है, 5 स्टैंजा, ठीक है। और हर एक स्टैंजे में 4 लाइन है। ये 2 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से कट कर दे रहा हूँ। ओके, आपको गाइज ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना ये पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। सर, टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे मिलेगा? आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में जाओ, अभिषेक पांडे क्लासेस करो, आपको वो मिल जाएगा। या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमारी फैमिली का पार्ट भी बन जाना। और ये वीडियो जो पीडीएफ है ये डाउनलोड करके और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चाहे जितनी भी पोएम है, मैं याद रखना, चाहे मैं भी ब्रेक ब्रेक पढ़ाया, अभी मैं आफ्टरवर्ड पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी एक और पोएम वो भी पढ़ाऊंगा, फिर आपका प्रोज भी पढ़ाऊंगा। सारा एमसीक्यू मैं 19 तारीख को मैं लाइव आऊँगा और सारे एमसीक्यू आपको पढ़ा दूंगा। तो उस वक्त एमसीक्यू भी आके कर लेना, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में 25 एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। रिम क्या होता है? देखो, मैंने ब्रेक ब्रेक जो पोएम पढ़ाया था उसमें रिम का मतलब समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो को चेकआउट कर लो। रिम रिम क्या होता है मैंने समझाया था, रिम क्या होता है। ओके, यहाँ पे जो रिम है वो है आपका ए बी, ठीक है। ये रिम याद करना है, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस आफ्टरवर्ड जो पोएम है इसकी जो रिम है वो ए बी है, ठीक है। यहाँ पे हाफ रिम का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे वार्म विथ हार्म या लॉन गॉन, इसको हाफ वार्म बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ रिम बोलते हैं, इस हाफ रिम का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, ठीक है गाइस। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमारी पोएम थी। देखो, पोएम को पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूँ। क्या है ना कि ये जो पोएम है ना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद विल से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। ये फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक एक लाइन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। पहला लाइन क्या है? व्हेन द प्रेजेंट हैज लास्ट इट्स पोस्टन बिहाइंड माय ट्रमलेस स्टे। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। हैज लास्ट, हैज मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इट्स पोस्टन बिहाइंड मतलब इस पूरे का मतलब होता है कि पीछे का दरवाजा बंद हो जाना।
लास्ट डिस्ट पोर्शन का मतलब होता है पीछे का दरवाजा बंद हो जाना। बिहाइंड बाय द ट्रेमुलस स्टे, ट्रेमुलस स्टे का मतलब क्या है? पोएट यहाँ पे बता रहा है कि पोएट यहाँ पे बता रहा है कि उसका जीवन काफ़ी कपकपाता हुआ, काफ़ी डरा हुआ। ऑब्वियसली पोएट जब ये पोएम लिख रहे थे वो एट द एज ऑफ 77 थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनको लग रहा था कि उनकी मृत्यु कभी भी हो जाएगी और उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है काफ़ी डरी हुई, काफ़ी कपकपाती हुई है। ठीक है, तो अपने सिचुएशन को, अपने जीवन के सिचुएशन को उन्होंने ट्रेमुलस स्टे वर्ड से संबोधित किया है। ठीक है, कि उनका जो कपकपाता जीवन है कभी भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस पूरे लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूं। पोएट यहां पे ये बोलना चाहते हैं कि वर्तमान उनके कपकपाते जीवन के दरवाजे को कभी भी बंद कर सकता है। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला पोएट यहां पे ये बोलना चाहते हैं कि वर्तमान उनके कपकपाते जीवन के दरवाजे को कभी भी बंद कर सकता है। सर इसका मतलब क्या है? पोएट को आशंका है, उम्मीद है, इमेजिन है क्योंकि उसका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर सकता है। एंड द मंथ में फ्लैप इट्स ग्लैड ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स डेलिकेट फिल्म्ड एज ए न्यू स्पन सिल्क। पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर सकता है और जब वो मरेगा तो वो मई का मंथ होगा और उस पर्टिकुलर मंथ में पेड़ पौधे से नए नए हरे कलर के सॉफ्ट, मतलब सिल्क के जैसे सॉफ्ट पत्ते निकलेंगे जो पंख की तरह फड़फड़ाते रहेंगे। मैंने क्या बोला? पोएट को ऐसा लग रहा है कि जब वो मरेगा वो मई का मंथ होगा और उस पर्टिकुलर मंथ में पेड़ पौधे से हरे हरे नन्हे नन्हे सॉफ्ट सिल्क की तरह रेशम की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते निकलेंगे जो पंखों की तरह फड़फड़ाएंगे। ठीक है, विल द नाइबर से ही वॉज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर कि कौन सी सिचुएशन कि मई का मंथ है, पत्तों में पेड़ों में से पत्ते निकल रहे हैं जो सिल्क की तरह सॉफ्ट है और पंखों की तरह फड़फड़ा रहे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके उनके जो दोस्त, उनके जो नाइबर है, वो पोएट के बारे में क्या सोचेंगे? ही वॉज द मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग। लोग ये सोचेंगे कि पोएट वही व्यक्ति है जो इन प्रकृति की चीज़ों को देखा करता था, नोटिस किया करता था। क्या मेरे बारे में लोग ऐसा सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति था जो ये सारी चीज़ों को देखा करता था, नोटिस करता था और एंजॉय किया करता था? तो इस पूरे स्टैंजा में, इवन नॉट दिस स्टैंजा, पूरे स्टैंजा, 5 स्टैंजा, 5 स्टैंजा में पोएट क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, वो मई का मंथ होगा, मई के मंथ में पेड़ पौधों से हरे हरे पत्ते निकलेंगे जो काफ़ी कोमल होंगे, काफ़ी सॉफ्ट होंगे, सिल्क के जैसे होंगे, फड़फड़ाएंगे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके क्या लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो इन सब चीज़ों को देख करके इंजॉय करता था, प्रकृति के बारे में, प्रकृति को देखा करता था, इंजॉय करता था, नोटिस करता था? क्या लोग ऐसा थिंकिंग मेरे बारे में रखेंगे? ऐसा पोएट सोच रहा है। ओके, अब अगर मैं सेकंड स्टैंजा की बात करूं, ठीक है, यहां पर सेकंड स्टैंजा में पोएट ना एक ऐसी शाम की बात कर, ऐसी इवनिंग की बात करे जो साउंडलेस है। जैसे हम लोग अपनी पलके झपकाते आवाज नहीं होता। तो पोएट को लग रहा है कि, पोएट बता रहा है कि एक ऐसी इवनिंग होगी जहां पर साउंड नहीं होगा, साउंडलेस इवनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस इवनिंग में ना बहुत सारे ड्यू पड़ेंगे, बहुत सारे जो बोलते हैं ना ओस वगैरह गिरेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे इवनिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे इवनिंग का मतलब हो रहा है कि पोएट को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी मर सकता हूं और जब मैं मरूंगा तो वो शाम का वक्त होगा। पोएट को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी मर सकता हूं और जब मैं मरूंगा तो वो साउंडलेस इवनिंग होगी, मतलब वो शाम का वक्त होगा जहां पर कुछ भी आवाज नहीं है, जहां पे सब शांति होगी। जैसे हम लोग पलके झपकाते आवाज नहीं होती, ऐसी इवनिंग होगी। मतलब उन्होंने इवनिंग को ना आई इल्ड से कंपेयर किया कि एक ऐसी इवनिंग जो एकदम शांत होगी, जहां पे थोड़ा सा भी आवाज नहीं होगा। ठीक है, इफ इट बी इन द डस्क, डस्क मतलब इवनिंग की बात हो रही है। इफ इट बी इन द डस्क व्हेन लाइक एन आइल्ड साउंडलेस ब्लिंक। उन्होंने बोला जब मैं मरूंगा तो वो इवनिंग का सिचुएशन होगा, जैसे हम लोग अपनी पलके झपकाते और आवाज नहीं होगा, वैसे ही उस पर्टिकुलर इवनिंग में कोई भी आवाज नहीं होगा, चारों तरफ क्या होगी? शांति होगी। द डी फॉल, और उस इवनिंग में बहुत सारी ओंस की बूंदें गिरेगी, बहुत सारे कुहारे होंगे। ठीक है, हॉक मतलब बर्ड होता, हॉक कम्स क्रॉसिंग द सेट टू द एलाइट। और बोल रहे उस शाम के वक्त एक पक्षी, बर्ड का हॉक मतलब बर्ड होता है, उस शाम के वक्त एक बर्ड तेजी से बिना आवाज करते हुए उड़ते हुए आएगा। उस शाम को एक पक्षी तेजी से
बिना आवाज किए उड़ते हुए आएगा, अपॉन द विंड रैप्ड अपलैंड थॉर्न, और हवाओं से झुकी हुई पहाड़ियों पर आकर बैठ जाएगा। इस पूरे लाइन का मतलब समझो, यहाँ पे इस पूरे लाइन का मतलब समझो। पोएट यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि एक ऐसी शाम होगी जहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं है, और उस शाम में बहुत सारी ओस की बूंदें गिरी रहेंगी, हवाओं से झुकी हुई बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी, हवाओं से झुकी हुई बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी, और इस झाड़ी पर एक तेजी से बिना आवाज़ किए हुए पक्षी आएगा और इस झाड़ी पर बैठ जाएगा। मतलब हवाओं से झुकी हुई झाड़ियाँ होंगी, तेजी से बिना आवाज किए उड़ते हुए एक पक्षी आएगा, एक बर्ड आएगा जो इस झाड़ी पर बैठ जाएगा। सोचो कितना अच्छा सिचुएशन है कि शाम है, ठीक है, एकदम शांति है, ओस गिरा हुआ है, हवाओं से जो झाड़ियां, जो पेड़ पौधे झुके हुए हैं, और तेजी से एक बर्ड उड़ते हुए आ रहा है, बिना आवाज किए आकर उस झाड़ी पर बैठ जा रहा है। कितना अच्छा सिचुएशन है, कितना अच्छा देखकर अगर तुम सोचो, इमेजिन करो ना, कितना अच्छा लगेगा। अ गेजर में थिंक, गेजर का मतलब उसके नाइबर, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि शाम है, ओस गिरी हुई है, एक पक्षी आ रहा है और झाड़ी पर बैठ जा रहा है और बिना आवाज किए। अ गेजर में थिंक टू हिम दिस मस्ट हैव बीन फैमिलियर साइट। जो गेजर है, जो उसके नाइबर है, जो उसके दोस्त है, कलीग्स है, वो इस प्रकृति की सिचुएशन को देख करके यही सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन चीज़ों को नोटिस किया करता था। सर कौन सा चीज़ है कि शाम हो चुकी है, ओस गिरा हुआ है, आवाज़ नहीं है, चारों तरफ क्या है, शांति है, ठीक है, हवाओं से झुकी हुई झाड़ियां हैं, और झाड़ी पर एक पक्षी आकर बैठा हुआ है। तो कितना मनोहर, कितना सुंदर प्रकृति का सिचुएशन है। तो लोग यही सोचेंगे कि पोएट अगर जिंदा होता तो ये सब चीज़ों को वो नोटिस किया करता था, इन सब चीज़ों को वो देख करके एंजॉय करता था। तो पोएट यही इमेजिन कर रहा है, क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों को देखा करता था और एंजॉय करता था। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, पोएट अभी जिंदा है, जब ये पोएम लिखा था तो वो जिंदा था, बट उसको ऐसा लग रहा है कि जब मैं मरूंगा तो वो शाम का वक्त होगा, ठीक है, चारों तरफ शांति होगी, ओस गिरी रहेगी, हवाओं से पहाड़ियाँ झुकी हुई रहेंगी, और उस पहाड़ी पर हवाओं से झाड़ियाँ झुकी हुई रहेंगी, और उस झाड़ी पर एक तेजी से बिना आवाज़ किए पक्षी आएगा और बैठ जाएगा। इस सिचुएशन को देख करके लोग क्या मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सारे सिचुएशन को, इन सारी प्रकृति की खूबसूरत चीज़ों को देखा करता था, नोटिस करता था। क्या ऐसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे? ऐसा पोएट का इमेजिनेशन है कि क्या लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। ओके, अब मैं थर्ड स्टेंजा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेंजा में उन्होंने एक अंधेरी रात की बात किया कि पोएट को लग रहा है कि एक अंधेरी रात में उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्टर्नल ब्लैंकलेस मोंटी वार्म, पोएट यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर मैं अंधेरी रात में मर गया, ऐसी रात जहाँ पे जहाँ पर गर्मी है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे जो रात के वक्त निकलते हैं और घूमते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर रात की बात की जा रही है। When the hedgehog travel furtively over the lawn, और उस पर्टिकुलर रात में जो जंगली चूहा होता है, जो बेसिकली देखो शाही होता है, जिसमें कांटे वटे लगते हैं ना, उसको छोटा सा होता है, जीव जंतु होता है, तुम समझो चूहा टाइप का, रैट टाइप का, तो छोटा सा हेजहॉग है जो लॉन में निकलेगा और घूमेगा। तुम लोग पता है ना कि जब रात गर्म होती है ना, मतलब गर्मी के टाइम पे रात में ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे चूहा जो निकलते हैं और रात भर घूमते हैं। ऐसे सिचुएशन की बात की जा रही है कि इफ़ आई पास ड्यूरिंग द सम नॉक्टर्नल ब्लैंकनेस मोंटी एंड वार्म, कि जब मैं मरूंगा वो अंधेरी रात होगी और गर्म रात होगी, जहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े फतंगे हेजॉग जो निकलेंगे और मेरे लॉन में घूमेंगे। वन में से ही स्टॉप दैट सच इनोसेंट क्रिएचर शुड कम टू नो हार्म। क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके कि उसके लॉन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े फतंगे घूम रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके क्या लोग ये सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति था जो इन इनोसेंट क्रिएचर, जो मासूम जीव जंतु की रक्षा करता था, जो इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम, नाउ ही इज गॉन। जो इन छोटे मोटे इनोसेंट क्रिएचर के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, बट बहुत कुछ नहीं भी कर पाया, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। क्या ऐसा थिंकिंग लोग हमारे बारे में रखेंगे जब हम मर जाएंगे?
पोएट बोल रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटे मोटे जीव जंतु से बहुत प्यार करता था, उनकी रक्षा के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था पर बहुत कुछ नहीं भी कर पाया। क्या ऐसी थिंकिंग लोग उसके मरने के बाद उसके बारे में रखेंगे? ऐसा पोएट का इमेजिनेशन है। वो फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं फोर्थ स्टैंजा की बात करूं, इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल्ड एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर। पोएट ऐसा सोच रहा है कि जब लोगों को मेरे मरने की खबर सुनाई पड़ेगी तो लोग अपने दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। वॉचिंग द फुल स्टार्ड हेवन दैट विंटर सी, और वो सिचुएशन ठंड की होगी, वो सिचुएशन ऐसी रात की होगी जहाँ पे बहुत सारी ऐसी ठंड भरी रात की होगी जहाँ पर आसमान में बहुत सारे सितारे, बहुत सारे स्टार्स होंगे। मतलब पोएट ये बोलना चाहता है कि जब मैं मरूंगा वो रात का सिचुएशन होगा और वो रात में काफ़ी ठंड पड़ी रहेगी। लोगों को जब मेरे मरने का खबर आएगा तो लोग अपने दरवाजे के बाहर आएंगे और आसमान को देखेंगे। आसमान में बहुत सारे सितारे हैं और उनको देखेंगे। विल दिस थॉट राइज ऑन दोज हु विल मीट माई फेस नो मोर ही वॉज वन हु हैड आई फॉर सच मिस्टीरियस। यहाँ पे बोल रहा है कि जब लोग उन सितारों को देखेंगे और उस सितारों को देखते हुए सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इस मिस्टीरियस सितारों को देखा करता था, एंजॉय करता था, बट वो अब हमारे बीच में नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएट ये बोलना चाहता है कि जब मैं मरूंगा वो ठंड भरी रात होगी, जब लोगों को मेरे मरने की खबर सुनाई पड़ेगी लोग अपने दरवाजे के बाहर आएंगे और आसमान में देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे सितारे होंगे और उन सितारों को देख करके लोग पोएट के बारे में सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सितारों को देखा करता था, इन मिस्टीरियस ब्रह्मांड को देखा करता था और प्रकृति को एंजॉय करता था। क्या ऐसा लोग उसके मरने के बाद सोचेंगे? ये पोएट का ऐसा इमेजिनेशन था। अब आते हम लोग लास्ट स्टैंजा के बारे में, जो हमारा लास्ट स्टैंजा, इसके बारे में आते हैं, ठीक है। एंड विल एनी से व्हेन माई बेल ऑफ क्विटनेस इज हर्ड इन द ग्लूम। देखो, क्रिश्चियनिटी में जो लोग बिलीव करते हैं वहाँ मरने के बाद क्या होता है, घट से कुछ भी शुभ या अशुभ होता है ना तो वहाँ पे एक घंटा बजता है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिलीव है, ठीक है। तो पोएट ये बोलना चाहता था जब मेरे मरने की घंटी लोगों को सुनाई पड़ेगी, अ क्रॉसिंग ब्रिज मतलब हवा होता है, अ क्रॉसिंग ब्रिज कट अ पॉज इन इट्स आउटरोलिंग। एक हवा का झोंका जो तेजी से आएगा और उस बेल को कुछ सेकंड के लिए रोक देगा। पोएट ये बोलना चाहता है कि जब मेरे मरने की घंटी लोगों को सुनाई पड़ेगी, एक हवा का झोंका तेजी से आएगा और उस घंटी को कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए पॉज कर देगा, रोक देगा। टिल दे राइज अगेन एज दे वेर अ न्यू बेल्स ब्लूम। फिर कुछ सेकंड के बाद एक नई घंटी फिर से बजेगी। ही हियर इट नाउ बट यूज टू नोटिस सच थिंग। उस घंटी को सुन करके लोग यही सोचेंगे, पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन प्यारी प्यारी घंटियों को सुना करता था, इन स्वीट घंटियों को सुना करता था। क्या सच में लोग मेरे मरने के बाद ऐसा मेरे बारे में थिंकिंग रखेंगे? मतलब पोएट ये बोलना चाहता था जब उसके मरने की घंटी लोगों को सुनाई पड़ेगी और एक हवा का झोंका आएगा जो कुछ पल के लिए उस घंटी को रोक देगा, फिर कुछ देर के बाद वो घंटी फिर से बजेगी और उस घंटी को सुन करके क्या लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सबको सुना करता था, इन सारे घंटियों को एंजॉय करता था। क्या लोग ऐसा उसके बारे में सोचेंगे? सो गाइस, मोरल ऑफ द या कंक्लूजन ऑफ द पोएम ये है कि पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर सकता है, ठीक है, और उसके मरने के बाद लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा इमेजिनरी सिचुएशंस पोएट ने सोचते हुए इस पोएम को लिखा है, ठीक है। होपफुली गाइज ये पोएम आपको समझ में आया। आपको करना क्या है, अगर आपको ये पोएम पसंद आया तो आप इसको जरूर शेयर करना। आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो अगर अलाउ किया जा रहा है तो, या अपने दोस्तों से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हो। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा ये पोएम में। एंड आपके अपकमिंग जो अनाउंसमेंट है इसी चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।